नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा नवगीत, नई कविता और साठोत्तरी कविता से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हो रही है। इससे पहले हमने भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर की चर्चा की थी। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने सभी प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। इसके अलावा हमने कई मैराथन क्लासेस भी किए हैं जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, पटकथा मोचीराम शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी मानी जाती है। तो पटकथा मोचीराम शीर्षक प्रसिद्ध कविता के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका धूमिल। तो धूमिल इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके पटकथा और मोचीराम ये दोनों कई बार पूछे गए हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं। नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लीलाधर जगोड़ी। तो लीलाधर जगोड़ी इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रकांत देवताले। तो चंद्रकांत देवताले जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। खास करके लकड़बग्घा हंस रहा है, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं चंद्रकांत देवताले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया और सब कुछ होना बचा रहा, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया और सब कुछ होना बचा रहेगा, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है, किसका काव्य संग्रह माना जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुमार विकल। तो कुमार विकल इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कुमार विकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने केवल धार और सबूत किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो अपनी केवल धार और सबूत किसका काव्य संग्रह माना जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरुण कमल। तो अरुण कमल इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता किसका काव्य संग्रह माना जाता है। इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंगलेश डबराल।
तो मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता काव्य संग्रह के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, खास करके पहाड़ पर लालटेन ये कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर किसका काव्य संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला किसका काव्य संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चट्टानें और सिसिफस बरकस हनुमान शीर्षक लंबी कविता किसकी मानी जाती है? तो दो चट्टानें और सिसिफस बरकस हनुमान शीर्षक लंबी कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन। तो बच्चन इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये दोनों किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो हैं लंबी कविता के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले प्रमुख हिंदी कवि कौन हैं? तो उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले प्रमुख हिंदी कवि कौन हैं? तो सबसे पहले आते हैं मैथिली शरण गुप्त, फिर केशव प्रसाद पाठक, गिरिधर शर्मा, नवरत्न, बच्चन। तो ये सभी जो हैं ये उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले हिंदी कवि माने जाते हैं। खास करके बच्चन जो हैं इनका नाम कई बार आता है कि उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो ज़्यादातर ऑप्शन में बच्चन का नाम आता है, तो इसे जानना आवश्यक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंट कर ही उठ खड़ा हुआ। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंट कर ही उठ खड़ा हुआ। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने ये पंक्ति कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसीलिए आनंद का अनुभव करता है कि उसे फलों की आशा होती है। ये कथन किसका माना जाता है? कि कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसीलिए आनंद का अनुभव करता है कि उनमें फलों की आशा होती है।
तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने ये कथन कहा है और ये प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसे जानना आवश्यक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर और बसंती हवा शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? तो चंद्र गहना से लौटती बेर और बसंती हवा शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। मांझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मांझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तो केदारनाथ अग्रवाल इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्रपद्यवाद के प्रवक्ता कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्रपद्यवाद के प्रवक्ता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो प्रपद्यवाद के प्रवक्ता माने जाते हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो ये जो हैं प्रपद्यवाद के प्रवक्ता माने जाते हैं। नकेनवाद के कवि कौन हैं? तो नकेनवाद के कवि कौन माने जाते हैं? तो सबसे पहले आते हैं नलिन विलोचन शर्मा, फिर केसरी कुमार और फिर नरेश। प्रपद्यवाद और नकेनवाद ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि प्रपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है वो है नकेनवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपद्यवाद का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रपद्यवाद का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1956। तो 1956 को प्रपद्यवाद का प्रकाशन हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। आह मेरा श्वास है उत्पत, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ
हो नारी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। आह मेरा श्वास है उत्पत, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं अज्ञेय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय द्वारा रचित बावरा अहेरी किसका प्रतीक माना जाता है? तो अज्ञेय द्वारा रचित बावरा अहेरी किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्य का। तो ये जो है सूर्य का प्रतीक माना जाता है बावरा अहेरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनागत की आंखें और यातना का सूर्य पुरुष किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो अनागत की आंखें और यातना का सूर्य पुरुष किसका काव्य संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं वीरेंद्र कुमार जैन। तो वीरेंद्र कुमार जैन इसके लेखक माने जाते हैं अनागत की आंखें और यातना का सूर्य पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती और स्वर्ग उर्वशी ने कहा और इतिहास पुरुष किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो धरती और स्वर्ग उर्वशी ने कहा और इतिहास पुरुष किसका काव्य संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं देवराज। तो देवराज इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का स्वागत किसका काव्य संग्रह माना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। टीजीटी में कई बार पूछा गया है, पीजीटी में कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें एक बार ये पूछा गया है। तो इसे जानना आवश्यक है। सूर्य का स्वागत किसका काव्य संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र फैन किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो समुद्र फैन किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसके लेखक हैं रमा सिंह। तो रमा सिंह इसके लेखक हैं। संक्रांत और देहांत से हटकर किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो संक्रांत और देहांत से हटकर किसका काव्य संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है कैलाश वाजपेयी। तो संक्रांत और देहांत से हटकर के लेखक हैं कैलाश वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकवितावादी कवि कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसे जानना आवश्यक है। तो अकवितावादी कवि के अंतर्गत कौन आते हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं राजकमल चौधरी, फिर कैलाश वाजपेयी, फिर जगदीश चतुर्वेदी, फिर श्याम परमार, सौमित्र मोहन, मोना गुलाटी। तो ये जो है, तो सबसे पहले राजकमल चौधरी, फिर कैलाश वाजपेयी, फिर जगदीश चतुर्वेदी, फिर श्याम परमार, सौमित्र मोहन, मोना गुलाटी, ये सभी जो हैं ये अकवितावादी कवि माने जाते हैं। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रश्न आ सकता है, जैसे राजकमल चौधरी ये किस प्रकार के कवि माने जाते हैं या किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो ये जो है अकवितावादी कवि माने जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास हंता किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो इतिहास हंता किसका काव्य संग्रह माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश चतुर्वेदी। तो जगदीश चतुर्वेदी इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, किसकी पंक्ति मानी जाती है। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं धूमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। तो भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं धूमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध गीत संग्रहों के नाम हैं, तो बताना है इन गीत संग्रह के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले उनके नाम पढ़ते हैं। संघर्ष, विभावरी, अंतध्वनि, प्राण गीत, दर्द दिया है, आशावरी, गीत भी अगीत भी किसके गीत संग्रह माने जाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। संघर्षी, विभावरी, अंतध्वनि, प्राण गीत, दर्द दिया है, आशावरी, गीत भी अगीत भी, तो किसके गीत संग्रह माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल दास नीरज। तो गोपाल दास नीरज इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतम लेखनी बेला अविराम चल मधुवंती, किसके गीत संग्रह माने जाते हैं। तो गीतम लेखनी बेला अविराम चल मधुवंती, किसके गीत संग्रह माने जाते हैं, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीरेंद्र मिश्र। तो वीरेंद्र मिश्र इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका धूमिल। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। तो एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इनका नाम है धूमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो उनका नाम है धूमिल। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, यहाँ से प्रश्न आया है, तो इससे जानना आवश्यक है, आप इस पंक्ति को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है। तो आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद को आधुनिक हिंदी कविता में बैठे ठाले का धंधा कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। तो किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का
बापू कहा जाता है उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सियाराम शरणगुप्त। तो सियाराम शरणगुप्त जो हैं इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सियाराम गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने गुप्त जी के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस कवि ने गुप्त जी के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर ने स्वयं को गुप्त जी के सामने महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में दो राष्ट्र कवि हैं, सबसे पहले गुप्त जी और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजता का कवि कौन कहलाते हैं? तो सहजता का कवि कौन कहलाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं इनको सहजता का कवि कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। कई बार ये कथन पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। तो जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर इस कथन के लेखक माने जाते हैं, और ये जो है एक वाक्य कथन के अंतर्गत आता है, तो परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी पंचशती के रचयिता का नाम क्या है? तो गांधी पंचशती के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर कौन सा आंदोलन चला? तो कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर कौन सा आंदोलन चला? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रगतिवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रगतिवाद चला। ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन अकविता का दौर शुरू हुआ? तो सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन अकविता का दौर शुरू हुआ, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जगदीश चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका कब और कहां से प्रकाशित हुई? तो नई कविता पत्रिका कब और कहां से प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1954 इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद से 1954 में नई कविता पत्रिका प्रकाशित हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, नेट में ये पूछा गया था ये पंक्ति, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। तो मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो अज्ञेय इसके लेखक माने जाते हैं। किस सप्तक में अज्ञेय प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र करते हैं?
तो किस सप्तक में अज्ञेय प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है या करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूसरा सप्तक। तो दूसरा सप्तक में अज्ञेय ने प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बात बोलेगी हम नहीं, पंक्ति किसकी मानी जाती है? और ये पंक्ति जो है ये सप्तक के अंतर्गत आती है। तो बात बोलेगी हम नहीं, पंक्ति किसकी है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं। बात बोलेगी हम नहीं, ये पंक्ति कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? किस विद्वान ने या किस साहित्यकार ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कवियों का कवि किसको कहा जाता है, किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, कथन किसका माना जाता है? तो शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मलयज। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप कोठरी के आईने में खड़ी किसकी कविता मानी जाती है? तो धूप कोठरी के आईने में खड़ी किसकी कविता मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। 1971 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से छपा था? तो 1971 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से छपा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुस्रोत। मधुस्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर ने किस रचना में नर नारी के सनातन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्वशी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की रचना कौन सी है? तो द्वितीय युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुरुक्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला संसार को बदलने के लिए नारा किस साहित्य आंदोलन ने दिया? तो कला साहित्य को बदलने के लिए नारा किस साहित्य आंदोलन ने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्य आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रगतिवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जोड़ बांसुरी किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो 5 जोड़ बांसुरी किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर प्रसाद सिंह। तो ठाकुर प्रसाद सिंह का गीत संग्रह माना जाता है 5 जोड़ बांसुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नवगीत को
काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किस विद्वान ने कहा है या किस साहित्यकार ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उमाकांत मालवीय। तो ये कहा है उमाकांत मालवीय ने, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने कहा है? तो नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविंद्र भ्रमर। तो ये कहा है रविंद्र भ्रमर ने। नवगीत को अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संस्कृत छांदसिक रचना किसने कहा है? तो नवगीत को अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचना किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माहेश्वर तिवारी। तो माहेश्वर तिवारी ने ये कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नवगीत को हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश किस विद्वान ने कहा है? ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नवगीत को हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री कृष्ण तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखनी बेला किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो लेखनी बेला किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं वीरेंद्र मिश्र। तो वीरेंद्र मिश्र इसके लेखक माने जाते हैं। मेहंदी और महावर किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो मेहंदी और महावर किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं उमाकांत मालवीय। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अविराम चल मधुवंती किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो अविराम चल मधुवंती किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीरेंद्र मिश्र। जलते शहर में किसका गीत संग्रह माना जाता है? तो जलते शहर में के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं उमाकांत तिवारी। तो उमाकांत तिवारी जो हैं ये जलते शहर में गीत संग्रह के लेखक हैं उमाकांत तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो नवगीत शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1958 में गीतांगिनी में। तो 1958 में गीतांगिनी में सबसे पहले नवगीत शब्द का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले 1958 और फिर गीतांगिनी। दुष्यंत कुमार का असली नाम क्या था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दुष्यंत कुमार का असली नाम क्या था? तो इनका नाम माना जाता है दुष्यंत नारायण त्यागी। तो दुष्यंत कुमार का असली नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस उपनाम से प्रारंभ की थी? तो दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस उपनाम से प्रारंभ की थी या इसकी शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुरागी नाम से। तो अनुरागी नाम से सबसे पहले दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किस उपनाम से की थी? तो पहले दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किस उपनाम से की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परदेसी।
तो दुष्यंत कुमार के कई उपनाम हैं। सबसे पहले अनुरागी और अब परदेसी। तो आप इनके उपनाम नोट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया कि अनुरागी उपनाम किसका है या परदेसी उपनाम किसका है, तो अगर ऑप्शन में दुष्यंत कुमार का नाम है तो आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, एक कंठ विष पाई, जो काव्य नाटक के अंतर्गत आता है। इन काव्य कृतियां किसकी मानी जाती हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, एक कंठ विष पाई, जो काव्य नाटक के अंतर्गत आती है। तो इन काव्य रचनाओं के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत कुमार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके साए में धूप, एक कंठ विष पाई और सूर्य का स्वागत, ये कई बार पूछा गया है। तो आप इन तीनों के नाम नोट कर लीजिए कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत कुमार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरांगा हरेक घर के लिए, चिंगारियां हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो इस पंक्ति के लेखक हैं दुष्यंत कुमार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम है दुष्यंत कुमार। हिंदी काव्य में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसे जानना आवश्यक है। तो हिंदी काव्य में मांसलवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल इनका उपनाम है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? तो स्वेरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वच्छंदतावाद। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसीलिए यह पाखंड और ढोंग है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसीलिए यह पाखंड और ढोंग है। तो इस कथन के लेखक हैं कन्हैया लाल सहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई थी? तो भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रयोगवाद। दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण प्रतिक्रिया स्वरूप की थी? तो फिर से पढ़ते हैं। दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण
के प्रतिक्रिया स्वरूप में की थी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परशुराम की प्रतीक्षा। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है, अगर इसका विषय वस्तु पूछा जाता है परीक्षा में, तो यह है भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण के प्रतिक्रिया स्वरूप ये रचना लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? तो दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका युद्ध में अनिवार्यता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, युद्ध में अनिवार्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, और ये जो है एक वाक्य पंक्ति के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, ये कथन किसका माना जाता है? तो मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिनकर। तो मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, इसके लेखक हैं दिनकर। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के लेखक का नाम क्या है? तो मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बाल स्वरूप राही। तो बाल स्वरूप राही जो है, ये मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रपद्यवाद। तो नकेनवाद का दूसरा नाम है प्रपद्यवाद। अगीत का आंदोलन कब चला? तो अगीत का आंदोलन कब चला? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1965। तो 1965 को अगीत का आंदोलन चला, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? तो यहाँ पर कैक्टसवाद का अर्थ पूछा गया है। तो नई कविता में जो कैक्टसवाद आता है उसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस जो अदम्य जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेले कंठ की पुकार किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो अकेले कंठ की पुकार किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अजित कुमार। यहाँ पर जो कैक्टस है इसका अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि जैसे रेगिस्तान में सिर्फ कैक्टस का पौधा ही जीवित रहता है, चाहे वो कोई भी परिवेश हो, कितनी भी कड़कती धूप हो, तो यहाँ पे कैक्टस को जो है प्रमुखता दी गई है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रणजीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी कविता मानी जाती है? तो सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी कविता मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सृष्टि का आखिरी आदमी ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। छवि के बंधन जागते रहे मुक्ति मार्ग जो अप्रस्तुत मन उतना वह सूरज है अनुपस्थित लोग किसने फूल खिलाए जो बाल काव्य संग्रह के अंतर्गत आती है, किसकी रचनाएं मानी जाती हैं?
तो फिर से पढ़ते हैं। छवि के बंधन जागते रहे मुक्ति मार्ग, जो अप्रस्तुत मन उतना वह सूरज है, अनुपस्थिति लोग किसने फूल खिलाए। जो बाल संग्रह, जो बाल काव्य संग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भूषण अग्रवाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सिर्फ ये अकेला जो है यही बाल काव्य संग्रह के अंतर्गत आता है, किसने फूल खिलाए। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया की मूल संवेदना क्या है। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया का मूल संवेदना क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेम। मैं एक फेरी वाला किसका काव्य संग्रह माना जाता है। तो मैं एक फेरी वाला के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। अज्ञेय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अज्ञेय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंगन के पार द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा है। तो फिर से पढ़ते हैं। नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिजा कुमार माथुर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर क्या है। तो लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर क्या है, तो ये जो है लोक मंगल और लोक जीवन को शांति स्थापना, ये जो है लोकायतन महाकाव्य का मूल उद्देश्य या मूल स्वर माना जाता है। लोक मंगल और लोक जीवन में शांति स्थापना। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि लोकायतन जो है ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आती है। तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के कला पक्ष को क्या कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के कला पक्ष को क्या कहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह। तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह जो है ये डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के कला पक्ष में कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना की है। तो नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना की है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मैथिली भाषा में। तो हिंदी के अलावा नागार्जुन ने मैथिली भाषा में भी रचनाएं की हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कौन कहलाते हैं। तो गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कौन कहलाते हैं, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि के तौर पर माना गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक माने जाते हैं विजयदेव नारायण शाही। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है
अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद से अज्ञेय प्रभावित थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने जो है नई कविता अकविता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की, और बहुत जल्दी जो है हम इसको समाप्त कर देंगे। और इसके बाद हिंदी गद्य का विकास एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से कई प्रश्न आता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और आगे जो है हम हिंदी ग्रामर से भी जुड़े महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं और जो प्रश्न उत्तर हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी ग्रामर की क्लास कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।